हेलो दोस्तों। तो अभी मैं सोच रहा था कि पूरे भारत के इतिहास को एक ही पार्ट में क्लियर करूं, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया था और बीच में मुझे थोड़ा पानी की भी आवश्यकता हो गई, तो वो वीडियो स्टॉप हो गया। तो उसको पार्ट वन कर देते हैं और ये जो अभी करंट आप वीडियो देख रहे हैं इसको पार्ट टू कर देते हैं, ठीक है। ये पार्ट टू। पार्ट वन में हम कहाँ तक देख चुके थे? बेसिकली आधा देख चुके थे, जिसमें हमने प्राचीन भारत देख लिया, उसके 8 हिस्सों को देख लिया, और मध्यकालीन भारत के पहले हिस्से को देख लिया था हमने, पूर्व मध्यकालीन भारत। और दूसरे हिस्से जो अभी उत्तर मध्यकालीन भारत है इसको देख रहे हैं। और उसके बाद आधा हमने देख लिया उत्तर मध्यकालीन भारत के साथ ही हम क्या करेंगे कि इसका उत्तर मध्यकालीन भारत देखेंगे। तो चलिए, प्राचीन मध्यकालीन भारत में हमने ये देखा था कि ये हिस्सा हमने देखा था 712 से 1707 तक। अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो 712 से 1206 तो पूर्व मध्यकाल ही चला, जिसमें सिर्फ आक्रमण हुए। और उत्तर मध्यकाल में जो है क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो आक्रमणकारी था भारत में, बहुत सारे आक्रमण किए थे, इनके गुलामों ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। और उसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं उत्तर मध्यकाल में, ठीक है। तो उत्तर मध्यकाल को हम बेसिकली दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो सल्तनत काल, दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी में, और सल्तनत काल में जो है 5 राजवंशों ने राज किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। और मुगल काल में जो है बेसिकली मुगल काल को भी दो हिस्से में हम बांट देंगे, एक मजबूत मुगल और दूसरा कमज़ोर मुगल। कमज़ोर मुगल की बात हम लोग इस हिस्से में नहीं करेंगे, मध्यकाल में नहीं करेंगे, हम उसको आधुनिक भारत में करेंगे, ठीक है। हम लोग मजबूत मुगल को ही मध्यकाल में बात करेंगे, ठीक है। अब पहला आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर के 1290 तक चला था, ठीक है। सल्तनत काल में टोटल 10 राजा आए: कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन शाह, बलबन और क्यूमर्स। लेकिन 10 राजा को याद करने बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट लेके आया हूँ कि कुआरी। जैसे किसी को बोलेंगे ना कि कुंवारी फिरे रजिया। रजिया एक लड़की है जो कुंवारी ही है फिलहाल, कुंवारी फिरे रजिया। बहरी, उनकी मौसी जो है एक बहरी, मतलब उसको समाज बोल रहा है कि तुम एक बहरी औरत है जो अपनी रजिया को जो है, उसकी जो अपनी तुम्हारी भांजी है उसका तुम नहीं सुन रही हो। उसकी मौसी जो है वो नहीं सुन रही है इस बात को कि मेरी जो भांजी है कुंवारी है। तो बेसिकली ऐसा है कि कुंवारी फिरे रजिया, बहरी मौसी न सुने। बल क्यों? बल जो है कि अपना राजस्थान में बल मतलब होता है लेकिन, ठीक है। तो राजस्थान नहीं, क्या बोलते, उत्तराखंड, उत्तराखंड में बल मतलब लेकिन होता है, ठीक है। तो बेसिकली कुंवारी फिर रही रजिया, उसकी बहरी मशीन क्यों नहीं सुन रही है, ठीक है। तो कू से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, आर से आराम शाह, ई से इल्तुतमिश, फिरे से फिरोज शाह, रजिया से रजिया सुल्तान, बहरी से बहराम शाह, मौसी से मसूद शाह, न सुने से नसरुद्दीन शाह, बल से बलबन, और क्यू से क्यूमर्स। ये जो गया अभी जो हमने पढ़ा, जो सिलसिला हम पढ़ रहे थे, इसमें एक चीज़ आपने देखा कि बलबन के जो है बाबा फरीद जो है गयासुद्दीन बलबन के दामाद थे। ये यही बलबन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, और कुतुब मीनार की नींव रखी, और 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था, लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, उस टाइम इस्लाम में गुलाम प्रथा चलती थी जिसमें लोगों को गुलाम रखा जाता था, ठीक है। और उसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसका एक गुलाम था, सबसे प्रमुख गुलाम था, ठीक है। और जब मरते हैं मोहम्मद गोरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक साम्राज्य की स्थापना करता है, लेकिन वो राजा राजगद्दी पे नहीं बैठता है, उस साम्राज्य का संस्थापक होता है। बेसिकली सल्तनत काल का शुरुआत करता है, सल्तनत काल के पहले वंश की शुरुआत करता है, गुलाम वंश की। और उसका वो एक बेसिकली औपचारिक राजा बनता है, और वो जो है लाख बख्श की उपाधि धारण करता है। कुतुब मीनार की नींव रखता है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, ठीक है। ये जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन के नाम पे नहीं है, जो सूफी आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार की निर्माण कराई जाती है। इन्होंने पाकिस्तान के लाहौर को, जो आज हाल के दिन में पाकिस्तान में वो आता है, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इसका बाद जो है आराम शाह आया, 8 महीने शासन किया, ये नालायक था।
इल्तुतमिश ये अच्छे शासक थे, मतलब बड़े शासक थे इस जो है गुलाम वंश के। 1210 से लेकर के 1236 तक इन्होंने राज किया था। ऐबक का गुलाम जो है दामाद ऐबक का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, ठीक है। इसका गुलाम था और उसका दामाद था। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और सुल्पा जो है वो जो इसके मालिक थे, जिसके ये गुलाम थे, जैसे मोहम्मद गोरी का जो फैमिली मेम्बर था, जो जहाँ पे भी था वहाँ पे जा कर के, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था कि वो उस टाइम कहाँ पे था, शायद फारस में था। वहाँ जा कर के जो है सुल्तान पद की स्वीकृति लेके आता है ये। अब ये वास्तविक रूप से जो है राजा बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राज गद्दी को स्वीकार नहीं करता है, वो औपचारिक राजा होता है, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह भी अयोग्य था। रजिया सुल्तान जो है पहली महिला शासक बनती है, शासिका सॉरी। और पर्दा प्रथा को त्याग करके, इस्लाम में जो है उस टाइम पर्दा प्रथा चलता होता है कि महिलाएं जो अपने मुख को और पूरे शरीर को ढक के रखती है, तो उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग किया था। और डाकुओं के द्वारा इनकी कैथल में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद बहराम शाह आया। इसने अमीरों ने रजिया को हटा करके बहराम शाह को बनाया था राजा, ठीक है, रजिया सुल्तान को हटा करके। और इसके जब बारे में पूरा कहानी सुनेंगे तो बेसिकली रजिया एक लड़के से प्यार कर रही होती है, और रजिया ने उसको एक राज्य को संभालने के लिए दिया होता है, और वो विद्रोह कर देता है। तो रजिया जब उससे लड़ने जाती है तो वापस उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, और वापस जो है तब तक ये बहराम शाह को, सॉरी एक सेकेंड, तो ऐसे जो है रजिया सुल्तान का जो है उसको बहराम शाह को बैठा देता है, रजिया सुल्तान को तख्त से हटा देता है। और अमीनों ने रजिया को हटा करके इसको राजा बना देता है, और इसको बंदी बना करके बाद में इसको भी हत्या कर देता है, ठीक है। बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। बलबन इस जो है ना, इस साम्राज्य में ऐसा बोल सकते हैं कि ये किंग मेकर का ये भूमिका रहता है इसका। इसको हटा करके फिर बलबन ने षड्यंत्र से मसूद शाह को भी हटा करके, और इसको जो है नसरुद्दीन को जो है राजा बनाता है, नसरुद्दीन महमूद शाह को। और इसके बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि ये टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला राजा नसरुद्दीन मसूद शाह महमूद रहता है, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। और उसके बाद जो है बलबन के बारे में है कि सीरी नाम का नगर बसाया था, और सजदा और पैबोस की जो है प्रथा की शुरुआत की थी, और इसने विरोधियों से रक्त और लौह की रीति अपनाई थी। बलबन के बारे में देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता चल रहा होगा। और इसका अंतिम शासक जो है कैकुबाद या क्यूमर्स बोलते हैं इसको, ये 4 साल राज किया था लास्ट में। और इसको जो है खिलजी के सरदारों द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई थी, खिलजी सरदारों द्वारा। और इसके बाद जो है खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो खिलजी वंश की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी करता है, जलालुद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन अलग है, जलालुद्दीन अलग है। जलालुद्दीन करता है 90 से 96, 6 साल इसके शासन रहता है। और वो गुलाम वंश के जो है बाद इसने अपने शासन का स्थापना किया था। 1290 में रणथंभौर पे आक्रमण किया था, और इसका भतीजा जो है देवगिरी पे आक्रमण किया था, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी की जो है इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, इसकी बेटी से इसने शादी किया था, ठीक है। तो जलालुद्दीन की हत्या जो है कर देता है, और इसको जो है अलाउद्दीन जो है जलालुद्दीन की हत्या करके खुद राजा बन जाता है। इसने 20 साल तक 1296 से 1316 तक 20 साल तक इसने राज किया, ठीक है। इतिहास में पहली बार ये अस्थाई सेना रखता है। पहले क्या होता था कि कुछ ही लोग को सेना में रिक्रूट कर लेते थे, बाद में जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो लोग खेती करने लगते थे। लेकिन इसने अस्थाई सेना रखा। धर्म को राजनीति से दूर रखा, एकदम जो इनकी इस्लाम धर्म था उसको एकदम राजनीति से दूर रखा। बाद में आप देखेंगे कि धर्म और राजनीति में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता है। इसने हौज खास का निर्माण कराया था दिल्ली में, ठीक है। और जमायत खाना मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है सुबुद्दीन ओमार 1316 में अयोग्य शासक था, और 16 से 20 तक जो है सो मुबारक खिलजी ये भी अयोग्य शासक ही था, ठीक है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तो बेसिकली आपने देखा कि 1206 से 1290 जो है गुलाम रहता है, और 1290 से जो है 1320 तक 30 साल ये रहता है, खिलजी रहता है। उसके बाद तुगलक जो है 1320 से 1414 तक तुगलक रहता है। तो इसका संस्थापक जो रहता है वो रहता है गयासुद्दीन तुगलक। 20 से 25 इसने 5 साल राज किया था, इस वंश का संस्थापक था, और तुगलकाबाद शहर का इसने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक MBT
ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक था। 25 से 51, 16 इसने 26 साल राज किया था। और तर्कशास्त्र, खगोल विद्या, गणित इत्यादि का ज्ञानी था। और इसने मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है इसी के टाइम में भारत आया था। ये बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है 51 से 88 इसने राज किया था। ये कुतुब मीनार के 2 मंजिलों का पुनः निर्माण करवाया, जो कि एक उल्का पिंड बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बिजली गिरने से ढह गया था, तो 2 मंजिलों का पुनः निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। 4 नया शहर बसाया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, ठीक है। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान का निर्माण इसने करवाया था। तुगलक शाह के बारे में ऐसा है कि 88 से 98, 10 साल इसने राज किया था। इसने इसके अंत में जो है तैमूर का आक्रमण हो गया था। और तैमूर का जो आक्रमण हुआ ना, ये तैमूर जो है तुर्क निवासी था। इसके साम्राज्य के अंत में ही तैमूर का आक्रमण हुआ। और 14 साल के लिए जो है ये तीनों आए गए, अबू बकर, महमूद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये तीनों जो है तैमूर इसी के आक्रमण में हुआ था। और इसका कोई खास प्रभाव नहीं था, उस टाइम तैमूर का ही प्रभाव था और इन तीनों का कोई खास प्रभाव नहीं था। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि तुगलक शाह के शासन के अंत में तैमूर का आक्रमण हुआ और उसके वंशज जो थे अबू बकर, महमूद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। और नसरुद्दीन मसूद शाह जो है 1400 अंत के इसका 1414 के अंत में जो है इसका आखिरी शासन था। और 1300 तुर्क निवासी जो है भारत का आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। और जो है 1414 14 साल तक जो है ये यहाँ पे रहा था। इसका अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन महमूद शाह है, ठीक है। उसके बाद आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1450 तक कुछ ही दिनों के लिए रहता है। उसमें उसका संस्थापक रहता है खिज्र खां, जो कि 1414 से 21 रहता है, सिर्फ 7 साल, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह, इसने मुबारक शाह पर सफलतापूर्वक चढ़ाई, सॉरी ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि आया नहीं है। 1421 से 1434 तक ये 13 साल तक रहता है। मुबारक शाह जो है 34 से 45 तक रहता है। इसने जो है मुबारक शाह थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, सॉरी मोहम्मद शाह, पहला सुल्तान जिसने दिल्ली में के दरबार में हिंदू विद्वानों को जगह दी। पहले वाले राजा जो होते थे वो हिंदू को जगह नहीं देते थे, इसने हिंदू विद्वानों को जगह दी और जमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद के निर्माण करवाया, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह जो थे वो आखिरी शासक थे और इस बहलोल लोदी ने इससे सिंहासन छीन लिया था, ठीक है। ये एक शक्तिशाली शासक नहीं था। तो बहलोल लोदी जो है बेसिकली संस्थापक हो गया किसका, लोदी वंश का, जो आखिरी सल्तनत वंश था उसका। उसके बाद जो है तुगलक लोदी वंश का स्थापन करके, ये अफगानी था, एक बेसिकली अफगानी सरदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद इसने अपने आप को पंजाब में स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद इसका आता है डिसेंडेंट सिकंदर लोदी, जो 89 से लेकर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शासक है सिकंदर लोदी। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया, ठीक है। यह एक कवि भी था और इसकी कविताओं का संकलन गुलरुखी में है। गजे सिकंदरी, इसने भूमि मापन की व्यवस्था बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गजे सिकंदरी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी बनाई थी, ठीक है। और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को अपवित्र करने का जो है घिनौना पाप जो है इसके सर जाता है और इसने मंदिर को बर्बाद किया था, मथुरा के मंदिरों को बर्बाद किया था। और इसके आखिरी शासक इब्राहिम लोदी थे, 1517 से 1526। इसने 1526 में बेसिकली जो है मुगल साम्राज्य का शुरू हुआ था। ये बाबर के युद्ध में जो है बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जो है उसी में मारा गया था। तो हमने दक्षिण भारत का पहला पार्ट देख लिया, दक्षिण भारत का दूसरा पार्ट देख लिया, अब दक्षिण भारत का तीसरा पार्ट देखेंगे। तो दक्षिण भारत के तीसरा पार्ट में क्या है ना कि जब भी सल्तनत काल कमजोर पड़ता था सल्तनत के राजा, तो उसमें दो साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें एक है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य, ठीक है। 1336 से 1672 और 1347 से 1526 तक चला था। सल्तनत काल के अंत में इस साम्राज्य का उदय होता है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई जो है इस विजयनगर की नींव रखते हैं और हम्पी को ये अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। हरिहर प्रथम इसका जो है संगम वंश का शासक बना। संगम वंश का शासक हरिहर प्रथम, ये संगम वंश, अच्छा सॉरी हाँ, ये विजयनगर का साम्राज्य जो था वो संगम वंश का एक शासक था हरिहर प्रथम, वो इस विजयनगर का राजा बना और मैसूर और मदुरई पर अधिकार किया, ठीक है। कृष्णदेव राय जो इंपॉर्टेंट है, 1509 से 1529, 20 साल इसने राज किया। इसने विजयनगर पर राज किया और इसने तुलु वंश का, ये देखिए ये जो था संगम वंश का था, ये तुलु वंश का था, ठीक है। इसने विजयनगर पे अधिकार किया और इस वंश का सबसे प्रतापी मतलब प्रसिद्ध राजा था। और तिलकोटा का युद्ध जो है 1565, ये जरूरी है। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी जो राम राय था वो बीजापुर और गोल्डकोंडा के राजा से पराजित हो गया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो है बर्बाद हो गया। उसके बाद जो बहमनी साम्राज्य था उसका गंगू बहमनी इसका संस्थापक था। मोहम्मद शाह जो प्रथम जो है 1358 से लेकर 1377 तक इसने राज किया था। इसने वारंगल को
कपयानक्स नयक्स को पराजित किया था। वारंगल के कोई राजा थे कपयानक्स, उसको पराजित किया था। और विजयनगर ने बुक्का वन को भी विजयनगर के बुक्का वन जो है, हरिहर और बुक्का, बुक्का वन को भी पराजित किया था। ठीक है। मोहम्मद शाह जो है द्वितीय था, ये 1378 से, ये सब इंपॉर्टेंट रही हैं। उसके बाद फिरोज शाह बहमनी, उसने विजयनगर के कृष्णदेव राय वन को पराजित किया था। कौन? फिरोज शाह बहमनी। अहमद शाह जो है राजधानी गुलबर्ग से बीदर ले गया, इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग थी, बाद में इसको कहाँ ले गया? बीदर। और मोहम्मद शाह III जो है इसके आखिरी शासक थे। उसके बाद अब आते हैं मुगल काल में। ठीक है। तो मुगल काल को हम यूँ देखेंगे कि बाबर जो है 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, जैसे इसका मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं, पहले गुलाम राज किया, फिर खिलजी, फिर सैयद, फिर तुगलक, फिर लोदी का आखिरी इब्राहिम लोदी को जो है बाबर हरा करके कौन सा वंश का स्थापना करता है? मुगल काल का स्थापना करता है। ठीक है। और इसमें जो है बाबर 1526 से 1530 आया, 4 साल राज किया। 4 साल में 4 लड़ाइयाँ इसने लड़ी। 26 में इसने लड़ा इब्राहिम लोदी से, लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध, अब राजा बना। 27 में इसने खानवा का युद्ध राणा संगा के खिलाफ, अभी जो अपने पीछे देखा था कि वो भक्ति आंदोलन में जो बेसिकली अपनी मीराबाई ने शादी करी थी, वो कितना राणा संगा के बेटे से ही शादी करी थी, बराबर। तो आपने देखा था कि खानवा का युद्ध राणा संगा को हराया 1527 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध में इसने मेदिनी राय जो बंगाल का था उसको हराया, अभी मेदिनीपुर बंगाल में एक जगह भी है। और 1529 जो है घाघरा का युद्ध अफगानों को हराया था। बेसिकली इसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। 26 में पानीपत प्रथम, खानवा, चंदेरी और घाघरा, हर 4 साल में 4 युद्ध लड़ी। और 30 में इनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध से स्थापना हुआ। इसने जो है मेवाड़ के राणा संगा को 1527 में आगरा के निकट हराया और गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। और बाबरी इसने तुजुक ई बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा। तुजुक ए बाबरी जो इसकी आत्मकथा है उसको तुर्की भाषा में लिखा। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। इसका पिता तैमूर के वंश का था और इसकी माता जो है चंगेज खां के वंश की थी। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं जो है इसी का बेटा था। इसने अपने चारों भाई को साम्राज्य बांट दिया था। ठीक है। और इसने पहले 10 साल, ये 2 बार भारत में बेसिकली आया। पहली बार तो इसके बपौती संपत्ति था, 10 साल तक इसने राज किया। बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, यही था। और चौसा और कन्नौज में शेर शाह अफगानी सरदार से पराजित हो गया। चौसा और कन्नौज में जो शेर शाह सूरी, उसने इसको जो कि अफगानी सरदार था, उसने इसको पराजित कर दिया। और इसके बाद हुमायूं भाग गया। इसने विवाह किया और अकबर का जन्म हुआ। भागने के दौरान ही, मतलब ये भागा हुआ था, बेसिकली निष्कासित था अपने साम्राज्य से, उसी टाइम इसको पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अकबर था। ठीक है। अकबर के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो सूर साम्राज्य पढ़ते हैं, 15 साल के लिए आया, 1540 से 1555 तक। इसने हुमायूं के हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं को बेसिकली खदेड़ दिया था। दिल्ली में पुराना किला बनवाया, नए दम नामक नए सिक्के चलवाए जो 1835 तक प्रचलित रहा। और 4 राजमार्गों का निर्माण करवाया था। सोनार गांव से सिंध, आगरा से बहरामपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान। ठीक है। और इसके बाद हुमायूं वापस आता है और इसके लड़ाई करता है, इसको हटाता है और 1 साल के लिए वापस ये राज कर पाता है। बेसिकली 30 में आया, देखिए 26 से 30 वो, 30 से 40 ये, और 15 साल फिर से 55 से 56, 1 साल और ये रहता है। उसके बाद जो है 1 साल शासन के बाद इसकी वापस से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है अकबर। ठीक है। अकबर का क्या है कि ये जैसे ही वो मरता है तो उसका बेटा उस टाइम अकबर जो है 15 या 16 साल का होता है। ठीक है। ये सबसे लंबा शासक में आता है ये अकबर, और दूसरा मतलब इस वंश का सबसे लंबा शासक एक अकबर होता है, दूसरा एक और है अपना औरंगजेब होता है। ठीक है। तो 1556 से लेकर के 1605 इनकी कार्यकाल है। इनकी गिनती जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में होती है। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू हार गया और मुगलों की जीत हुई। हेमू जो था पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू इससे हार गया था, जो कि इसने लड़ी, अकबर के सेना ने लड़ी थी। बेसिकली उस टाइम ये नहीं थे, बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था। शुरू के 5 साल जो है ये बैरम, 16 साल का राजा क्या ही राज करेगा, इसलिए बैरम खां शुरू के 5 साल में मुगल साम्राज्य को संरक्षित किया। और अकबर उस टाइम केवल 16 साल का था। राजा भारमल की पुत्री जोधा से विवाह किया, जो कि बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। राणा प्रताप मुगलों द्वारा पराजित हुआ 1576 में। ठीक है। और इसने अलग धर्म की स्थापना की जिसको दीन इलाही, उसके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन 15-16 लोगों ने इसको अपनाया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए जुड़ा हुआ था। हिंदुओं को पूजा करने के लिए उस टाइम एक जजिया कर देना पड़ता था, जो कि इसने हटा दिया था। इबादत खाना, पूजा करने के स्थान का निर्माण करवाया। और फतेहपुर सीकरी में इसने किला का भी निर्माण करवाया। ठीक है।
और सभी धर्म गुरुओं को दरबार में बुलाते थे। भू कर की व्यवस्था बंदोबस्त का प्रचलन हुआ, जिसको राजा टोडरमल ने इसकी सुव्यवस्थित किया। ठीक है, राजा टोडरमल जो था उसने इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया और इसने भू व्यवस्था का नया बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त का प्रचालन किया। ठीक है, और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, जो कि वंशानुगत नहीं था। ठीक है, मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। और भू बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? ये अकबर ने। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ साथ सिख साम्राज्य चलता है। ठीक है, जिसके संस्थापक गुरु नानक देव होते हैं। और मैं इसके बगल में इसको इसलिए लिखा हूँ कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और इनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए साथ में लिखा हूँ। पहला सिख गुरु ये थे, इनके अनुयायी ही सिख धर्म ये कहलाए। बाबर ने और हुमायूं के समकालीन थे। 1496 से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा को इनको ज्ञान मिला और 1538 में करतारपुर, अभी भी करतारपुर कॉरिडोर का आप नाम सुनते हैं, गुरु नानक देव की मृत्यु वहीं पे हुई थी, इसलिए वो जगह एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है। गुरु अंगद, जिसका नाम लहना भी था, इसने गुरुमुखी, दूसरे गुरु जो थे गुरु अंगद थे। पहला गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तीसरे जो गुरु थे अमरदास, ये 52 से 74 तक, बेसिकली 1552 से 74 तक। अमरदास ये जो है अकबर के समकालीन थे। जैसे अकबर आप देख पा रहे होंगे 56 से लेकर के 1605 तक, तो ये 52 से लेकर के 74 तक हिंदुओं के लिए कई कार्य किए, जैसे लवन विवाह और जो है हिंदू से अलग कार्य किए थे इसने। वही मैं सोच रहा हूँ ये हिंदू के जैसे क्यों काम करेंगे, ये थोड़े हिंदू से इंस्पायर्ड थे, थोड़े मतलब मुस्लिम से इंस्पायर्ड थे और उन्हें अलग धर्म बनाया था। तो जैसे हिंदू से अलग कार्य किया, जैसे लवन विवाह। और अकबर ने गोविंदपुर जाकर के इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। ठीक है, रामदास चौथा जो है रामदास था, ये बीबी भानी का पति था, बेसिकली इनका दामाद था। और सिख के चौथे गुरु रामदास थे। ठीक है, अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दिया और जिस पर आज जो है अमृतसर नामक जो है जलाशय बनाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। किसने? रामदास ने। ठीक है, इनके जो है गुरु पद को पैतृक बना दिया। इससे पहले जो था कोई भी पद पैतृक नहीं था। इसके बाद जो है उन्होंने गुरु अर्जुन को ये गुरु बना करके इस पद को पैतृक कर दिया, बेसिकली वंशानुगत कर दिया। सिखों के आदि ग्रंथ की रचना अमृत जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब, इन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ की रचना करवाई गुरु अर्जुन ने, और हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। बेसिकली जो गोल्डन टेम्पल आज बोलते हैं, वो अमृतसर जलाशय के मध्य में निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं जहांगीर, जो अकबर का बेटा था जहांगीर। उन्होंने 1605 से 1627 ईस्वी में इन्होंने राज किया। इसका वास्तविक नाम था सलीम। जहांगीर का राज्य जो है विद्रोह से भरा हुआ था, क्योंकि ये वैसे भी प्रेम व्रेम में लिप्त रहने वाले व्यक्ति थे। अपने कड़ी शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता था और जैसे अपनी कड़ी शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। बेसिकली वो आए थे अकबर के दरबार में, लेकिन उस टाइम अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो वो जहांगीर के दरबार में आए। ठीक है, ये 1605 से 1627 इसने और 22 साल राज किया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत सर थॉमस रो सूरत जो गुजरात का एक शहर है, उसमें व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रस्ताव लेकर के आया। और जहांगीर के शुरुआती मतभेद के बाद जहांगीर ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ की बात करते हैं तो 1628 से 1658 तक इन्होंने अपने पिता, बेसिकली जहांगीर की मौत के बाद जो है इन्होंने राजगद्दी ले लिया। और इसके बाद जो है बुंदेलखंड में विद्रोह हो गया। इसने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए 3 साल बाद जो है 1631 में इसकी प्रिय पत्नी मुमताज़ की मृत्यु हो गई। जैसे ही इसने राजगद्दी प्राप्त की, वैसे ही उसकी प्रिय पत्नी जो थी मुमताज़, जिसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि अभी आगरा में है, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसने अपने शासन के दौरान कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। मतलब मोस्टली जो मुगल आर्किटेक्चर है वो इन्हीं के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा ही बनाया गया है। और दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद का भी इन्होंने निर्माण करवाया है। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं अर्जुन देव पे। तो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने 1581 से 1606 इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी, अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया और खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने इसे मरवा दिया था। बेसिकली जहांगीर का एक भाई था खुसरो नहीं था, उनका बेटा था, ऐसा कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, नहीं शायद इनका भाई ही था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गुरु अर्जुन देव के शरण में खुसरो गया था और खुसरो का सहायता करने के लिए जो है इन्होंने इसको मरवा दिया था। ठीक है,
छठे गुरु थे हरगोविंद सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों में एक सैन्य संगठन बनाया और अकाल तख्त का निर्माण करवाया, अमृतसर की किलेबंदी करी हरगोविंद जी ने, ठीक है। हर राय जो है 1645 से 61 तक रहे। इन्होंने डरा सिको सॉरी दारा सिको है ये, दारा सिको से मिलने आने पर आशीर्वाद दिया, दारा सिको को आशीर्वाद दिया, ठीक है। और हर किशन जो कि चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी, वो दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा, मतलब दिल्ली जाकर के औरंगजेब को जो है गुरु पद के बारे में समझाया। और तेग बहादुर जो थे वो 9वें गुरु थे। इसने इस्लाम को न स्वीकार करने पर औरंगजेब ने इसे शीशगंज के गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था, तेग बहादुर को। किसने? औरंगजेब ने। ये सब जो है अगले पेज में होना चाहिए था, लेकिन इसमें जगह खाली रह जाता है क्योंकि ये सब औरंगजेब के टाइम के हैं, ठीक है। बेसिकली हरकिशन, तेग बहादुर और हरगोविंद, ठीक है। जन्म हरगोविंद गुरु गोविंद जी का जो है जन्म हुआ था पटना में, जो कि आज भी सिखों का एक तीर्थ स्थल माना जाता है। 1666 ईस्वी में अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने 5 ककार का अनिवार्य किया, जैसे केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ी। इन 5 क से शुरू होता है ये हर चीज़, इसको अनिवार्य किया, हर सिख के लिए ज़रूरी है। जैसे केस मतलब बाल, कंघा मतलब कंघी, कृपान मतलब एक तलवार, कच्छा मतलब एक चिड्डी, समझ रहे हैं आप लोग, करा और मतलब हाथ में एक करा, ठीक है। अपने नाम पे अंत में सिंह जोड़ने को कहा सबको, जैसे अभी आप सुनते होंगे जो भी ये सिंह वो सिंह, मतलब जो अपने पंजाब में होते हैं मोस्टली सबके सरनेम सिंह ही होते हैं। इन्होंने सबको अपने नाम में सिंह जोड़ने के लिए कहा। और इनका निवास स्थान था आनंदपुर साहब और कार्यस्थली था पाओता, ठीक है। अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। गुरु गोविंद सिंह वापस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 1666 ईस्वी इनका पटना में जन्म हुआ था। अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था, बेसिकली इसी के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में ही। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की शुरुआत हुई और 1708 में नांदेड़ में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। बेसिकली 1707 में औरंगजेब मरा और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, ठीक है, नांदेड़ में। तो बेसिकली औरंगजेब ने 1658 से 1707 ये दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल था। और अकबर के बाद आलमगीर की इसने उपाधि धारण की। कठोर धार्मिक इन्होंने, मतलब एकदम इस्लाम धर्म से के समर्थक थे और ये हिंदू को मतलब बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते थे। इसने सतनामीज और सिखों को, सतनामी जो थे उनको और सिखों का विद्रोह हुआ इनके काल में। और जजिया वापस इन्होंने लगा दिया, जो कि अकबर ने हटाया था। बेसिकली एक तीर्थ कर था। और बीजापुर के सिया सुल्तान को पराजित किया और गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश का अंत कर दिया इन्होंने। तो बेसिकली अभी हम मुगल काल का अंत कर रहे हैं। मुगल काल के अंत करने से ही जो अपना मध्यकाल था, मध्यकाल को जो मैंने 2 भाग में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का जो 2 हिस्सा हमने देखा था कि इंटरनेशनल और नेशनल, और उत्तर मध्यकाल में जो है सल्तनत काल और मुगल काल। मुगल काल का हम लोग स्ट्रॉन्ग मुगल, जो ये 6 मुगल थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इसी के साथ हम लोग स्ट्रॉन्ग मुगल को ख़त्म करते हैं। और स्ट्रॉन्ग मुगल के साथ भी मैं इसको इसी पार्ट में लेकर चलता हूँ कि मध्यकालीन भारत का अंत होता है। उसके बाद जो है जो कमज़ोर मुगल थे, जो 1707 से 1857 तक चले, इसमें जो है ये प्रभावहीन थे, इसलिए उसको हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें बहादुर शाह प्रथम थे। धीरे धीरे जो है ना औरंगजेब पूरा भारत पे आक्रमण, मतलब अपने कब्जे में रखा, लेकिन धीरे धीरे अब टूटने लगा। ऐसा लास्ट में तो सिर्फ एक किले तक इनका सल्तनत सिमट के रह जाता है। बहादुर शाह जफर जो 1857 थे, वो अंतिम मुगल थे, उनका कोई शासन ही नहीं था, वो सिर्फ एक किले के अंदर शासन था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है, प्राचीन भारत बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हिंदुओं का शासन था। मध्यकालीन भारत जो है वो मुस्लिमों का शासन था। और आधुनिक भारत जो है क्रिश्चियन का बोल सकते हैं, बेसिकली अंग्रेज़ों का शासन था। तो इस तरह से आप ऐसा विभक्त कर सकते हैं उसको। मैंने पूरा टोटल आपको क्लियर समझाया। मैं उम्मीद कर रहा था कि 1 घंटे में ये पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में हुआ नहीं। मुझे लगता है ये 2 या 3 घंटे का कुछ बनेगा। पहला पार्ट आपने देखा, ये दूसरा पार्ट है। चलो, आधुनिक भारत का जो है 1498 में ही एक ऐसा बोल सकते, देखिए जैसे ऐसे आ रहा है, एक काल चक्र है ये। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे अगर सेपरेट करें तो कुछ ऐसा बनेगा। और देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जिसका आधुनिक भारत का एक ये 1498 है, शुरू तो यहीं पे हो गया था, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम था। और 1707 में इसका इफेक्ट बढ़ने लगा। और बेसिकली ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आधुनिक भारत है, यहाँ पे मध्यकालीन भारत है, ऐसा कुछ विभक्त देखने को मिलता है। कि शुरुआत तो ये 1498 के टाइम से ही हो गया था। आधुनिक जैसे ही यूरोपियन जो है अपने देश में
की धरती पे पहला कदम रखा उसी टाइम शुरुआत हो गया था। लेकिन उस टाइम तो मध्यकालीन चल रहा था, 1707 तक तो मध्यकालीन चला। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि चलो 1498 से हम लोग शुरू करते, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। वो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जो एक्चुअल स्टार्ट हो मान सकते हैं वो 1707 से मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अब आधुनिक भारत का शुरुआत जो है 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था, ठीक है। और पुर्तगाली जब पहली बार भारत आया तो क्या हुआ था कि उधर जैसे यूरोप में जो है ना, यूरोपियन डिस्कवरी स्टार्ट हो गया था। पोर्टुगीज जो है नेविगेशन के लिए एक बेसिकली साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, और उसने एक उसको क्या बोलते हैं, दिशा दर्शक बोल सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं उसको नेविगेटर बोल सकते हैं बेसिकली। उसका उन्होंने खोज कर लिया था, और उसी के दिशा से वही उसको दिशा दिखाता था। और वो जो है अपना शिप मतलब बेसिकली नाव और जहाज, इसका निर्माण उन लोगों ने कर लिया था। और वो उसी के थ्रू जो है, पानी के थ्रू बेसिकली ये यूरोप यहाँ पे आता है, ये अपना एशिया है, ये अफ्रीका है। तो बेसिकली वो इधर से लेकर के पहली बार तो ये कोलंबस जो है भारत की खोज में निकला। उनको ये पहले से पता था कि ये ऐसा करके इस तरह रास्ते से ट्रेड होता था, इस रास्ते से जो ट्रेड होता था तो बहुत उनको प्रॉफिट होता था। लेकिन उस टाइम जो है यहाँ पे कुछ युद्ध चलने लगा था, और इसी के कारण जो है इधर से इनका रास्ता ब्लॉक हो गया। तो इन लोगों ने भारत को वापस से खोज स्टार्ट किया। खोज क्या मतलब भारत के समुद्री रास्ता का खोज किया। तो कोलंबस निकला तो वो अमेरिका पहुंच गया, और उसने बोला कि ये इंडिया है, लेकिन एक्चुअली वो इंडिया था नहीं, वो अमेरिका था। तो फिर जो है वास्को डिगामा भी एक टाइम निकला। तो ऐसे घूमता 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 जो है पूरा अफ्रीका महाद्वीप के जो है पार करते हुए वो भारत पहुंचा। और वो बोलता है कि भारत की खोज किया, इसलिए बेसिकली उसने भारत के समुद्री रास्ते का खोज किया था। तो इसी जो क्रम है, पुर्तगाली जो 1498 में भारत पहुंचा था, डच 1595 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, बेसिकली 1608 में पहुंचा था। 1600 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण करी थी। और डेनिस ने 1616 में भारत आया, फ्रांसीसी जो है 1664 में आया, और स्वीडिश जो है 1731 में आया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चार है, फ्रांसीसी भी इम्पोर्टेंट है, याद आप सबको रखेंगे स्वीडिश तक को, ठीक है। तो इसने ये जो रास्ता से वो जिस रास्ते से आया उसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं उस रास्ते को, ठीक है। और इन लोगों ने भारत में ये पाँव रखा। लेकिन उसमें क्या है कि पुर्तगाली इतने मजबूत नहीं थे। सबको धीरे धीरे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी सबको धीरे धीरे अंग्रेज ने हटाया। पहले तो उसने भारत के जो एम्पायर थे उसको हटाया, फिर यूरोपियन को भी हटाया, फिर पूरे भारत में एकाधिकार कर लिया। उसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अभी देखिए कैसे अंग्रेज ने यूरोपीय कंपनी को हटाया, सारे देशों, सारे यूरोप के कंपनियों को हटाया और एकाधिकार किया। तो पुर्तगाली जो था 1498 में वास्को डिगामा भारत आया, और 1500 में पेड्रो अल्वारेज भारत आया। इसने अपना पहला वायसराय जो है नियुक्त किया अल्मीडा को, ठीक है। अल्मीडा को वायसराय नियुक्त किया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जहाँ तक पानी है वहाँ तक हमारा राज्य, ऐसा अपनाया, ठीक है। इसका वास्तविक संस्थापक जो अल्बुकर्क था वो 1509 से 1515 के ईस्वी में उसका कार्य रहा। और 1961 में जो है गोवा जीता, ठीक है। और भारतीयों के साथ विवाह का प्रचलन करवाया इसने। नीनो डी कुन्हा गोवा को अपनी राजधानी बनाया। और इसका योगदान प्रिंटिंग प्रेस, पपीता, अनानास, गन्ना के खेत मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और खेती में बहुत योगदान है। और 1661 में चार्ल टू से बेसिकली अंग्रेज और पुर्तगाली का यूरोप में बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ। और उसमें इन्होंने दहेज में बेसिकली मुंबई को जो है दे दिया, ठीक है। चार्ल्स टू बेसिकली इनका एक ही वो था, मेन एरिया था मुंबई, और मुंबई को जो है अंग्रेजों को दहेज में दे दिया, ठीक है। 1661 में चार्ल्स टू और कैथरीन जो है, कैथरीन पुर्तगाली था और चार्ल्स गोल्डो अंग्रेज था, दोनों का बीच में शादी हुई। तो क्या किया पुर्तगालियों ने, बम्बे को दहेज में दे दिया। और बेसिकली वहाँ से अब ख़त्म ही हो गए, पुर्तगाली का कोई नामो निशान नहीं रहा। डच जो है 1595 और 96 ईस्वी में कार्लेनियस माउंटबेटन जो है आया था, और उसने उसके नेतृत्व में आया, कपड़ों का व्यापार शुरू किया। मुख्य रूप से इंडोनेशिया में ये था। 1759 में बेदरा के युद्ध में फ्रांसीसी ने अंग्रेज से पराजित हो गया, फ्रांसीसियों से अंग्रेजों से पराजित हो गए। और इसके बाद डच भाग गए, फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से पराजित हो गए और डच जो है भाग गए। तो डच का इतना ही योगदान है।
फिर फ्रांसीसी का क्या है कि 1664 में पहली कोठी सूरत में बनाई, 68 में मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी बनाई, 1659 में पांडिचेरी जीत लिया, जो कि भारत की आज़ादी के बाद 1954 में आज़ाद हुआ पांडिचेरी। और उसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, जिसको आप इधर देखने वाले हैं। तो अंग्रेज क्या था, 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। 1605 में जेम्स प्रथम कप्तान हॉकिंस को जो है भारत भेजता है। 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री बनाना शुरू हुआ, जो कि 1613 में बना, लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनाई, जो कि पहले ही 1612 में बन गई। तो पहली फैक्ट्री बन के तैयार हुई मसूलीपट्टनम में, लेकिन पहली फैक्ट्री बननी शुरू हुई सूरत में। ठीक है। 1615 में सर थॉमस रो भारत आया, और 1717 में सर जॉन सरमन जो है फारूक सियार, उस टाइम मुगल जो राजा था फारूक सियार था। ठीक है, जो कि आप पिछले में देखे होंगे, ये जो है फारूक सियार देख रहे हैं, इसके यहाँ आकर के जो है शाही फरमान लेकर आया, मुक्त व्यापार का जो है प्रस्ताव लेके आया, और उसको मुक्त व्यापार मिलने लगा। ठीक है। तो बेसिकली अंग्रेज के 3 सेंटर थे जिससे ये ऑपरेट करता था। पहला तो मुंबई, जो कि उसको दहेज में मिल गया था। दूसरा जो है आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो पहला एरिया था वो कोलकाता ही था, और तीसरा मद्रास के बारे में अभी देखेंगे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही यूरोपीय महाशक्ति थे उस टाइम। दो इंपॉर्टेंट था, फ्रांस और यूरोप, बेसिकली फ्रांस और अंग्रेज इंग्लिश दोनों विश्व में कई जगह अपना अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे, जिसका परिणाम भारत में भी देखने को मिलता है, और इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर 1746 से 48 के बीच में हुआ। ये ऑस्ट्रिया जो यूरोप की ही एक कंट्री थी, ऑस्ट्रिया पे एक उत्तराधिकार के लिए हुआ। इसमें जो संधि हुई वो उसको एला सापल की संधि बोलते हैं, और सन थॉमस का युद्ध जो है देखा जाता है भारत में, सन थॉमस का युद्ध, और मद्रास जो है अंग्रेजों के पास चला जाता है। ये जो मैंने बोला कि इन्होंने बंगाल बनाया था, मुंबई उसको इधर से मिल गया दहेज में, और इन्होंने मद्रास कहाँ से ले लिया, फ्रांसीसियों से ले लिया। सेकेंड जो है 49 से लेकर के 54 तक चला, 5 साल, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए, और पांडिचेरी की संधि से ये युद्ध खत्म हुआ। तीसरा जो है 56 से 63 तक चला, इसमें यूरोप का सप्तवर्षीय, जैसे वहाँ पे युद्ध हो रहा था वैसे यहाँ पे भी युद्ध हो रहा था। भारत में वांडीवास का युद्ध हुआ, पेरिस की संधि से ये खत्म हुआ, और फ्रांसीसी भारत से लगभग खत्म हो गए। तो बेसिकली 6 आए थे, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट थे। पुर्तगाली खत्म हो गए, डच खत्म हो गए, फ्रांसीसी खत्म हो गए, अब सिर्फ अंग्रेज बचा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पे आधिपत्य कैसे हुआ और वो कैसे ये बना। जब शुरू में क्या हुआ था कि जब आप बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य का, तो मुग़ल साम्राज्य जब 1707 में औरंगजेब मरा, देखिए औरंगजेब का इतना बड़ा अंपायर था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा तो नवाब ऑफ बंगाल ने खुद को आज़ाद कर दिया। मुग़ल अंपायर सिमटने लगा, इधर एक अलग अंपायर बन गया, इधर मराठा अलग बन गया, इधर ये अलग बन गया। ठीक है। तो मुग़ल अंपायर धीरे धीरे टूटने लगा। तो सिराजुद्दौला बेसिकली बंगाल का नवाब जो था वो बंगाल को आज़ाद कर लिया 1707 में ही। वो बोला कि नहीं अब हम आज़ाद हैं, क्योंकि उसके जो डिसेंडेंट थे वो उतने पावरफुल नहीं थे। तो जैसे ही ये अलग हुआ तो उसका धीरे धीरे चलते चलते 1756 में जो है यहाँ पे एक राजा बनता है सिराजुद्दौला। ठीक है। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो फरमान जो लिया था वो व्यापार करने के लिए, उसको व्यापार से रोकने लगा। तो बेसिकली उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला के बीच में था, वो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक का गलत प्रयोग किया था और कर नहीं दे रहा था सिराजुद्दौला का, क्योंकि सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था, इसलिए उसको कर चाहिए था, टैक्स चाहिए था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी देने से मना कर रहा था। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, और इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई। और भारत में ब्रिटिश शासन का जो पहला नींव स्थापित हुआ 1757 में प्लासी के युद्ध से ही हुआ था। सिराजुद्दौला के सेनापति जो थे मीर जाफर, उसने रॉबर्ट क्लाइव से मिलकर 800 अंग्रेज सिपाहियों के सामने आत्मसमर्पण करवा दिया, और मीर जाफर को वो सिराजुद्दौला के जगह पे राजा बनाया गया, और उसको कठपुतली बेसिकली बना दिया गया। तो अंग्रेज का जो स्थापना हुआ वो बेसिकली कैसे हुआ, क्योंकि औरंगजेब का साम्राज्य धीरे धीरे औरंगजेब के मरने के बाद टूटने लगा, इंडिपेंडेंट हो गए। बंगाल पे जो है वो अंग्रेज लोग दस्तक नहीं दे रहे थे, दस्तक का गलत प्रयोग कर रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे। तो उस पर जो है इस वाले हिस्से पे क्या किया कि सिराजुद्दौला ने बोल दिया कि नहीं अब तुमको नहीं रहने देंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव से लड़ाई हो गई, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया युद्ध, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव तो जान ही रहे हैं वो क्या किया था कि
सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अंग्रेज सिर्फ 800 थे, तो उनको पता था हम जीतेंगे नहीं, तो उसने उसके जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको अपने में मिला लिया और 800 अंग्रेज, महज 800 अंग्रेजों के बीच सामने पूरे बंगाल की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और प्लासी का युद्ध बिना लड़े जो है अंग्रेज जीत गए। तो 1757 में एक छोटा सा हिस्सा पे जो है अंग्रेजों का कब्जा हुआ। उसके बाद देखते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध में क्या होता है कि अब जो है बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम, उस टाइम से मीर जाफ़र को मैंने भी बोला कि नहीं मैं कठपुतली की तरह नहीं रहूँगा, तो उसके दामाद को जो है मीर कासिम को वहाँ का राजा बनाया गया। तो क्या हुआ कि मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल का जो शासक था शाह आलम टू, तीनों मिल करके जो है हेक्टर मुनरो से लड़ाई करता है। ब्रिटिश, उस टाइम ब्रिटिश का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो था, और इन तीनों से लड़ाई करता है। वापस ये तीनों का गुट हार जाता है और बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में वापस ये जीत जाता है। मतलब अभी भी बंगाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कायम रहती है और इलाहाबाद की संधि होती है इसके बीच में, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना तो हो गया था, लेकिन अब वो क्या हुआ था कि सिर्फ एक छोटे से हिस्से में था, वो धीरे धीरे बढ़ा कैसे। तो इसमें देखिए 1757 का जो सैन्य विद्रोह था उसको अब पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे एक अंग्रेजी खेमे में एक हमारे मंगल सिंह करके एक सिपाही थे, ठीक है। जो उनको एक नया बंदूक दिया गया एनफील्ड राइफल, उसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने का मतलब आभास हुआ ऐसे लोगों को। तो उन्होंने जाकर के खुद से मुआयना किया, तो उनको सच में दिखा कि हाँ गाय और सूअर की चर्बी में मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और दोनों का धार्मिक भावना आहत हुआ। तो उनको क्या होता था, कारतूस को दांत से चीर के गोली में बंदूक में भरना पड़ता था। इसलिए दोनों ही सारे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और 57 का विद्रोह जो है पूरे भारत में फैल गया और पूरे भारत का स्वतंत्रता संग्राम और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बन गया, ठीक है। ये विद्रोह इतना बड़ा था कि किसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। अगर वो 1700 ये कब हुआ, 1857 में देखेंगे तो आप पूरे भारत पे उसका अधिकार था। और वो अधिकार हुआ कैसे, तो पहले इस भाग पे अधिकार था, फिर इधर हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे से कर करके फिर सिख एम्पायर सब पे, वो सारा मैं आगे बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पे 1839 में लगभग उसका पूरे भारत पे ये अधिकार था। 1757 से 1839 तक देखिए कैसे बढ़ते बढ़ते पूरे भारत पे उसका अधिकार हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राज खत्म कर दिया 1857 का। जैसे सैन्य विद्रोह हुआ ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक कंपनी थी। जैसे यहाँ पे रिलायंस, अडानी, टाटा जैसे कंपनी वहाँ का अंग्रेज का एक कंपनी थी। और आज आपको पता होना चाहिए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतीय खरीद लिया है वहाँ पे लंदन में, ठीक है, बेसिकली यूके में। तो अब जो है इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग ईयर बाय ईयर देखेंगे। ये मतलब बेसिकली आपको पता है कि अब पूरे भारत पे अधिकार हो गया है इसका, तो अब ईयर वाइज हम लोग पूरे भारत का इतिहास देखेंगे, आधुनिक भारत का। तो क्या हुआ कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों की हुकूमत हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1763 से 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1767 से 69 में आंग्ल मैसूर पर, ये मैं आपको अगर मैं डिटेल में अगर कभी वीडियो लाया तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैसूर और आंग्ल, जिस मैसूर का जो राजा उस टाइम टीपू सुल्तान था, चौथे युद्ध में वो भी मारा गया। उनके पिता भी दूसरे आंग्ल मैसूर में मारे गए थे। 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर, 80 से 84 के बीच में द्वितीय मैसूर एक अलग राजा था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 90 से 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में आया। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1802 में बेसिन की संधि हुई। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि हुई। उसके बाद 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया कानून के द्वारा। 1830 में राजा राम मोहन इंग्लैंड गए। बेसिकली वो जो मुगल साम्राज्य को जो पेंशन आना बंद हो गया था इसलिए वो गए थे। 1833 में राजा राम मोहन जो है मर गए ब्रिस्टॉल, इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 39 से बीच में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 45 से 46 के बीच में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 52 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस सब के पीछे के कारण जो है डिटेल्स में पढ़ने के लिए डिटेल का एक ये करना पड़ेगा।
1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बनाई गई, जो कि पहली टेलीग्राफ कोलकाता में जो है हुई। 1852 में जो है बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया। 1857 में जो है पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि मैंने आपको बताया था, पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो सैन्य विद्रोह था वो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1930 में जो है तिब्बत एक्सपेडिशन, जिसको यंग हस्बैंड डेलीगेशन भी कहते हैं, 1903 में हुआ। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। और लंदन में जो है श्यामजी वर्मा जो कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी कब शुरू हुई? 1905 में। 1906 में जो है सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह। कहाँ पे? ढाका में, 1906 में। 1907 में कैलिफोर्निया द्वारा जो है इंडिया इंडिपेंडेंस कैलिफोर्निया में द्वारिका नाथ द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में हुई। मुस्लिम लीग की 1906 में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की 1907 में। 1911 में दिल्ली दरबार, राजा और रानी भारत आए, दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। कब बन गया? 1911 में। 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। 1915 में लाहौर षड्यंत्र हुआ। 1916 में लखनऊ की संधि और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच जो है लाहौर की संधि हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, कांग्रेस कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में स्थापना हुआ था। ठीक है। 1919 में जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार आया और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में इसी टाइम हुआ। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। 1924 में जो कानपुर के सचिंद्र नाथ पाल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने की स्थापना करी। 1925 में चंद्रशेखर आज़ाद ने और भगत सिंह ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। 1926 में जो है भगत सिंह, यशपाल और छबील दास को नौजवान सभा की शुरू हुई। और 1927 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 1928 में लाला लाजपत राय की मतलब मृत्यु हो गई इसी साइमन कमीशन वापस जाओ के आंदोलन में, और बदले में सैंडर्स की जो है हत्या कर दी गई। मतलब बदले में जो है इन्होंने बदला लिया और सैंडर्स की हत्या करी। 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई और इसकी संकल्पना जो है लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ। 1930 में जो है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगिरी और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है इसी 1931 में हुई। बेसिकली फांसी पे लटका दिया गया था इन लोग को। 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली। और 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्रिप्स मिशन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, सॉरी। कप्तान मोहन सिंह द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी गई। आज़ाद हिंद फौज का जो है स्थापना किसने किया था? कप्तान मोहन सिंह। 1943-44 में जो है बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 45 में जो शिमला समझौता हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 47 में भारत का विभाजन और भारत और पाकिस्तान जो है 2 अलग अलग देश बन गए। तो बेसिकली ये था हमारे पूरे भारत का इतिहास के स्रोतों के आधार पर देखें तो भारत को जो है मतलब पूरे इतिहास को हम 3 भाग में बांट सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, जैसे पाषाण और ताम्रपाषाण। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु सभ्यता। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित स्रोत भी मिले और पढ़ा भी गया, जैसे वैदिक काल और उसके बाद का भारत। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा अपना पूरा भारत का इतिहास, प्राचीन से लेकर के आधुनिक से लेकर के मॉडर्न से लेकर के सॉरी मिडिवल से लेकर के आधुनिक तक। तो प्राचीन भारत में हमने अगर एक बार रिकैप देखें, पूरे को एक बार वापस से रिकैप देखते हैं, तो रिकैप देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा कि प्राचीन भारत में हमने देखा था कि पाषाण युग आया, ताम्रपाषाण युग आया, हड़प्पा की सभ्यता आई, वैदिक काल आया, उसके बाद महाजनपद काल आया, मौर्य के बाद ये सब हुए। उसके बाद गुप्त काल आया, गुप्त के बाद जो है दक्षिण भारत में क्या चल रहा था उसको हमने देखा। उसके बाद गुप्त के बाद का काल आया, उसके बाद हर्षवर्धन और उसके बाद का भारत, ये रहा जिसके बारे में हमने बात करी है। क्या हुआ? उसके बाद जो है
भारत का जो है इतिहास को हम लोग मध्यकालीन भारत को हमने देखा, जिसमें पूर्व मध्यकाल, जिसमें आपने पहले देखा कि बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ। उसके बाद जो है उत्तर मध्यकाल में जो है अंग्रेजी सॉरी मुस्लिम शासन का स्थापना हो गया। इसमें सिर्फ आक्रमण हुए थे। इस ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आक्रमण हो रहे थे वो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण को मैंने बताया। उसके बाद जो है कन्नौज राष्ट्रीय स्तर पे जो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वर्ष आपन में लड़ रहे थे। फिर दक्षिण भारत का दूसरा भाग आया, जिसमें पल्लव, चालुक्य और चोल वंश जो है बेसिकली इनका इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था, और वो कैसे ख़त्म हुए, कौन किस में मिल गया वो। भक्ति और सूफी आंदोलन हमने देखा कि भक्त हिंदू धर्म के आडंबर को ख़त्म करने के लिए शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी, और सूफी जो है मुस्लिम धर्म के आडंबर को ख़त्म करने के लिए सूफी जो है आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें बहुत सारे सिलसिले आए, जिसमें चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी और सदाड़िया सिलसिला ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद हमने उत्तर मध्यकाल में शुरू किया, तो उसमें देखा कि हमने गुलाम सल्तनत काल उत्तर आए और मुग़ल काल आए। उत्तर गुलाम वंश आया, गुलाम, खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी, और मजबूत मुग़ल, कमज़ोर मुग़ल। कमज़ोर मुग़ल को हमने आधुनिक भारत में पढ़ा। सल्तनत काल को हमने ऐसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आया। दक्षिण भारत के तीसरे भाग में हमने देखा कि एक बार वापस से दक्षिण भारत में एक बार साम्राज्य की स्थापना हुई, दो साम्राज्य की, एक विजयनगर साम्राज्य की, दूसरे बहमनी साम्राज्य की। उसके बाद जो है हमारा मुग़ल काल जो है आ जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी की हत्या करके जो है बाबर मुग़ल काल में प्रवेश कर जाता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और जो है औरंगजेब, ये 6 मजबूत शासक हुए। उसी टाइम जो है हमारा सिख धर्म का स्थापना हुआ। सिख धर्म में जो है ये 10 गुरु हुए, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन और हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये आखिरी शासक, आखिरी गुरु रहे सिख धर्म के। उसके बाद हम लोगों ने कमज़ोर मुग़ल को जो आधुनिक भारत में देखा। हमने देखा कि कैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज करके बोला कि मैंने भारत की खोज कर ली है। केप ऑफ गुड होप से जो है वास्को डी गामा भारत आया, और ये 6 शासक किस किस ईस्वी में जो है सॉरी 6 यूरोपीय देश किस किस ईस्वी में भारत आया, वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि 4 जो मेन ताकत था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे कैसे जो है अंग्रेज ने आखिरी कर सबको निकाल करके अकेला एकाधिकार कर लिया पूरे भारत पे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे औरंगजेब के शासन के टूटने के बाद बंगाल जो है अलग होकर के सिराजुद्दौला जब वहाँ का राजा बना, उसके टाइम रॉबर्ट क्लाइव से लड़ाई करके वो प्लासी के युद्ध में हार गया, और जो है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें जो है इसका विस्तार हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। धीरे धीरे हमने देखा कि 1757 से 64 के बीच में ये विस्तार हुआ। उसके बाद 1799 से 1800 के बीच में सिर्फ पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ही था, लेकिन 39 तक जो है पूरे भारत में लगभग इसका विस्तार हो गया था। 1857 के जो है सैन्य विद्रोह के बाद जो है सो कैसे पूरे भारत पे आक्रमण मतलब बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया भारत से, और अंग्रेज का डायरेक्ट रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हर वर्ष कैसे कैसे चेंज हुआ, क्या क्या हुआ कौन से वर्ष में। इसको हमने एक बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो था, इसलिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास को हर वर्ष करके लिया। नहीं तो जैसे मैंने पुराने वाले को पढ़ाया वैसे मैं मॉडर्न को भी पढ़ा सकता था, बेसिकली बता सकता था। पढ़ा तो मैं नहीं रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ। तो उसी हिसाब से जो है अपने भारत की आज़ादी को देखें कैसे हर वर्ष भारत आधुनिक भारत हुआ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे लगता है कि आपको शायद इससे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। शायद आपको एक नज़र में पूरे भारत का इतिहास देखने का जो है एक मतलब चांस मिला होगा। मैं बेसिकली आपको चाह रहा था कि कोई लेमैन भी चाहे तो आप प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत में उनको एक बार में पता चल जाए कि भारत में कौन कौन से राजा आए, कौन कौन सा शासन हुआ, कैसे कैसे हम आज के भारत में प्रवेश किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हालांकि वीडियो टोटली जो है एस्पिरेंट के हिसाब से था, तो थोड़ा मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है इतिहास में, इसलिए शायद आपको इतना रुचिकर नहीं लगा हो। अगर लगा है, थोड़ा कम भी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।